है गाइस। तो बेटा लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिए थे हम लोगों ने, हम लोग बात कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वहाँ पे हम लोगों ने ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पढ़ा है। सो वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड, और साथ में डेल्टा बॉन्ड भी देख लिया था। तो कैसे कैसे ओवरलैपिंग होती है दैट वी ऑलरेडी हैव सीन। सो अब तक जैसे बात करी है हम लोगों ने, सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैप की वजह से बन सकता है, एसएस ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, एसपी सिग्मा बना सकता है, पीपी एक्सियल सिग्मा बना सकता है, राइट। और पाई बॉन्ड कहाँ से बन सकता है, एक तो पीपी पाई बन सकता है, पी पाई डी पाई बन सकता है, डी पाई बन सकता है, और डी में क्या बन सकता है, डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड बनाता है, तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एटम के बीच में है ना, कोई भी दो अगर तुम्हारे नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स के बीच में मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, उसमें से एक सिग्मा और 2 पाई। सो बिटवीन एनी 2 नॉन मेटल्स लिख देते हैं हम लोग। सो बिटवीन 2 नॉन मेटल्स maximum 3 bonds can be formed, that is 1 is sigma and 2 are pi and 2 pi, but d block elements can form maximum of 4 bonds। ठीक है, कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड्स। मतलब बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे विल हैव फॉर्म 4 बॉन्ड्स विथ ईच अदर, 4 बॉन्ड हो सकते हैं, एंड दैट इज 1 सिग्मा, 2 पाई एंड 1 डेल्टा। और इसका कल मैंने एग्जाम्पल बताया था, एक रेनियम है ना Re2Cl8, और एक एग्जाम्पल बताया था Mn, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ये पढ़ोगे तुम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ये जो बॉन्ड होता है बेटा, ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो बॉन्ड होता है दिस इज योर डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, दिस इज योर डेल्टा बॉन्ड। तो जरूरी नहीं है कि 4 बॉन्ड में ही एक डेल्टा बॉन्ड होगा, तो ये जो 4 बॉन्ड बनते हैं तो उसको बोला जाता है क्वाड्रपल, ठीक है, दैट इज 4 बॉन्ड्स। 3 बनते हैं तो ट्रिपल बोलते हैं, 2 बोलते हैं तो डबल हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिंगल, और 4 होंगे तो क्वाड्रपल, ठीक है। सो ये हो गई बात बेटा, फॉर्मेशन है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन की कहानी होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया भाई कैसे होता है, सिग्मा कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है ना, डेल्टा कैसे बनता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो बात करते हैं इनकी, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्या क्या डिफरेंस होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। तो फर्स्ट चलो लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड पाई बॉन्ड। क्या होगा फर्स्ट डिफरेंस, दिस इज फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, दिस फॉर्म ड्यू टू sideways overlapping। करेक्ट है, इट इज फॉर्म along internuclear axis, it has electronic clouds above and below internuclear axis, ठीक है। इट इज बेटर ओवरलैपिंग, इट इज वीकर ओवरलैपिंग। it is concentrated electron density,
डेंसिटी, यहाँ पे और एक लिख सकते हैं दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट आयन है, सिमेट्रिकल अबाउट आयन है। concentrated electron density, diffuse electron density, that is the sigma bond is stronger, this is weaker, pi bond क्या हो जाएगा, weaker हो जाएगा, ठीक है। sigma bond it is important या फिर I'll say plays and role in determining shape, geometry and hybridization, shape, geometry and hybridization of molecule। बराबर है। हम लोग EPs निकालने में सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करते हैं, पाई बॉन्ड इज नॉट कंसिडर्ड, is not considered in determining ये सब, ठीक है। शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन निकालने में उसका काम नहीं होता है। फिर बात करते हैं और सिग्मा बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट, पाई बॉन्ड इज डिपेंडेंट, दैट इज पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड after the formation of sigma bond, after the formation of sigma bond, according to which theory, according to VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बाद ही बनेगा, क्लियर है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो हो गया वो स्ट्रांग हो गया, लिख दिया हम लोगों ने, डिटरमाइनिंग ये भी हो गया। देन नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं, रोटेशन है। सपोज कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, सुनिए, कोई मॉलिक्यूल बन रहा है और इसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में हम लोग रोटेट कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर तुमको जस्टिफाई करता हूँ। तो रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन, फ्री रोटेशन बोलेंगे, फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सो ये ऑर्गेनिक में पढ़ते बेटा हम लोग, तो फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, दैट्स वाई सिंस फ्री रोटेशन पॉसिबल it leads to the formation of conformer, it leads to the formation of conformational isomers। ये ऑर्गेनिक में देखेंगे क्या होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। और यहाँ पे ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये बनाता है तुम्हारा कन्फर्मेशनल आइसोमर और ये बनाता है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्लियर है। तो अगर आगे की बात करते हैं हम लोग तो देखो कैसे होगा। फ्री रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। सो व्हाट इज फ्री रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन? जैसे कि मान लो
ये हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल है CH3 ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल है? इथेन का मॉलिक्यूल है CH3 CH3 ये CC के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूल है CH3 देखो बात करोगे तो ये 1 2 3 4 EP4 है EP4 है, यहाँ पे भी EP4 मतलब ये टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल दिख रहा है मुझे, तो दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, दिस इज रोटेटेड है ना, ये रोटेट हो सकता है। सो दिस इज अ फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो अगर तुम लोग सामने से देखते हो तो देखो अभी तुमको क्या दिख रहा है, जैसे ये सामने वाला कार्बन है और पीछे वाला कार्बन है ना, अगर तुम लोग देख रहे हो तो तुमको क्या दिख रहा है? पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा, पीछे वाले हाइड्रोजन नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे एंगल से रोटेट कर देता हूँ तो अब तुमको क्या दिखेंगे? पीछे के भी वैलेंसेस दिखेंगे और आगे के भी वैलेंसेस दिखेंगे, है ना। तो इन्हीं को बोलते हैं बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, वो हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। सो ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड these are conformers are formed, ये लिखा है ना यहाँ पे conformational isomers। so due to this free rotation of sigma bond conformational isomers are formed, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। और अभी ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब क्या होगा कि अगर पाई बॉन्ड आ गया तो पाई बॉन्ड आया मतलब क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब ये मान लो ये मॉलिक्यूल है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H H H H EP इक्वल टू 2 है, EP2 है ये, तो ये प्लेनर होगा, ये भी प्लेनर होगा। तो देखो ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो रहा है, ऐसे प्लेन में रख पा रहा हूँ मैं इसको। EP2 1 2 3 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड तुमको दिखेगा नहीं, these are electronic cloud, I am considering these are two electronic cloud, ये above the internuclear axis है, ये below the internuclear axis है, और कार्बन कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे नहीं मेंशन किया। सो दिस आर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो अब देखो अगर ये मैं पाई बॉन्ड बना है, सिग्मा तो बॉन्ड होगा यहाँ पे जो दिखाया नहीं हम लोगों ने, अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करने जाऊँ, रोटेट करने जाओ, तो रोटेट हो रहा है क्या? देखो रोटेट हो रहा है क्या? नहीं। सो इसको बोलते हैं बेटा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड। तो बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इट लीड्स टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है? दैट विल सी अगेन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव टू स्टडी द आइसोमेरिज्म टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक होता है आइसोमेरिज्म, वहां पे हम लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन है इसलिए वो कन्फर्मेशनल बनाएगा, ज्योमेट्रिक पाई बॉन्ड के अबाउट क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है इसलिए वो ज्योमेट्रिकल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंस। ओके, आगे की बात करते हैं बेटा फिर। ठीक है, तो आगे की बात अगर करते हैं तो और क्या डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं इसमें? व्हाट आर द अदर डिफरेंस दैट वी कैन राइट ओवर हियर? क्या डिफरेंस लिख पाएंगे हम लोग? तो सिग्मा बॉन्ड, देन अगर यहाँ पे तुमको जैसे IIT 2010 में बेटा डायरेक्टली एक सवाल आ गया था, कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है? तो वो एनर्जी होती है 100 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी होती है? 100 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर पाई बॉन्ड देखते हो, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ये डबल नहीं, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में अगर पाई बॉन्ड बनता है तो आता है अराउंड 70 किलो कैलोरी के आसपास। ठीक है, 75 किलो कैलोरी के आसपास आ जाएगा। ओके, पर मोल। क्लियर है? ऐसे मत बोल देना सर ये सी पाई बॉन्ड सी है, ये नहीं, ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है। तो सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, तो स्ट्रॉन्गर कौन होगा? सी डबल बॉन्ड सी, बिकॉज यहाँ पे दो बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ बेटा, अगर इंडिविजुअल सिग्मा है और इंडिविजुअल पाई है तो कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है तुम्हारा? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सो दीज आर ऑल योर डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इफ आई हैव टू कंपेयर दिस, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट सिग्मा इज अलोंग एक्सिस, पाई इज अबव एंड बिलो। क्लियर? तो बात करते हैं आगे। सो अभी आगे की चीजें देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। Now we'll talk about the strength of overlapping. Strength of overlapping. Strength of overlapping का मतलब है कि बेटा जो भी ओवरलैपिंग होगी तो उस ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा?
strength of overlapping. So see, strength of overlapping. तो बेसिक फंडा तो है कि सिग्मा स्ट्रॉन्गर देन पाई स्ट्रॉन्गर देन डेल्टा, लेकिन ओवरलैपिंग के बिहाफ पे हम लोग जब 1s सिग्मा भी बन सकता है, तो सिग्मा में अलग अलग ओवरलैप हो सकते हैं, बराबर है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाया था मैंने, तो कौन सा ओवरलैप था? 1s ओवरलैप। फ्लोरीन फ्लोरीन बनाया था, तो कौन सा ओवरलैप था? 2p ओवरलैप, है ना। क्लोरीन क्लोरीन बनाऊंगा तो कौन सा ओवरलैप होगा? 3p ओवरलैप, बराबर है कि नहीं। सो उसमें कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, दैट वी नीड टू सी बेसिकली। सो the factor which decide the overlapping or the strength, so that will the first factor that is deciding will be the atomic size or you'll say atomic radii. So बेटा जितना साइज बड़ा होगा उतनी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग रीजन आएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज जितना साइज बढ़ा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज हो गई है। सो ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ रही है? कम आ रही है। इसलिए जितना साइज बढ़ेगा, मतलब अगर ये छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटे पार्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहाँ पे ज्यादा आएगी। बड़ा हो गया तो ये बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द ओवरलैपिंग रीजन क्या हो गई? कम हो गई, बिकॉज साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो गई। क्या हो गई? डिस्पर्स हो गई। तो जितना तुम्हारा साइज बड़ा है उतनी स्ट्रेंथ तुम्हारी कम हो जाएगी। तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। तो जितना तुम्हारा साइज बढ़ेगा तुम्हारी ओवरलैपिंग क्या होती जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है? मतलब अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक 1s ओवरलैप हो रहा है, 1s ओवरलैप हो रहा है, मीन्स वी आर राइटिंग हियर इफ साइज इज नॉट कांस्टेंट देन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शनल नेचर, ये पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड फैक्टर, irrespective of directional nature, if size is not constant, then irrespective of directional nature, strength of overlapping proportional to strength of overlapping is inversely proportional to, और स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। क्लियर है? मतलब कैसा? अगर मैं बात करता हूं 1s ओवरलैप, कौन से ओवरलैप की बात करता हूं? 1s ओवरलैप। किसी के बीच में 1s ओवरलैप हो रहा होगा, किसी के बीच में 2s ओवरलैप हो रहा होगा, और किसी के बीच में 3s ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे साइज क्या बेटा? 1 है, 2 है, 3 है। तो कौन सा ओवरलैप स्ट्रॉन्गर होगा? 1s स्ट्रॉन्गर देन 2s स्ट्रॉन्गर देन 3s। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पी नहीं डाला है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो जब पी आएगा तो उसमें बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर। हम लोगों को पता है पी इज मोर डायरेक्शनल देन एस, बराबर है, बिकॉज पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग ही डायरेक्ट हो गई है ना। फिर डी इज अगेन मोर डायरेक्शनल देन पी, तो S नॉन डायरेक्शनल होती है, P और डायरेक्शनल, D और उससे भी डायरेक्शनल। सो 1s स्ट्रॉन्गर देन 2s स्ट्रॉन्गर देन 3s। कीपिंग इफ साइज इज नॉट कांस्टेंट देन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शनल नेचर स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। क्यों? बिकॉज ओवरलैपिंग एज साइज इंक्रीजेस ओवरलैपिंग एरिया डिक्रीजेस। साइज कम हो गया तो ओवरलैपिंग एरिया, साइज बढ़ गया
तो ओवरलैपिंग एरिया कम हो जाएगा, हेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, हेंस स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्लियर है? ओवरलैपिंग एरिया मतलब बेटा ये नहीं होता है, ये साइज बढ़ गया ना तो ऐसे ये ओवरलैपिंग एरिया हो रहा है, ऐसे और पास में नहीं आएंगे, जितना छोटा है उतना ओवरलैपिंग एरिया बढ़ते जाएगा, जितना बड़ा हुआ उतना ओवरलैपिंग एरिया कम होते जाएगा। ठीक है, सो क्लियर हो गया बेटा। जैसे अगर मुझे बात करनी है एच की, बराबर है, एफ की, बराबर है। अच्छा यहाँ पे एफ में तो है नहीं, एफ में तो सेकंड है, 2p ओवरलैप है, यहाँ पे 1s ओवरलैप है, तो चलो वो तो बाद में आएंगे हम लोग पीपी में, लेकिन पहले क्या फैक्टर देखना है, साइज। यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, मतलब एच इज स्ट्रॉन्गर देन एफ अनडाउटली। सबसे पहला फैक्टर तुमको क्या देखना है, साइज। जितना साइज छोटा उतना तुम्हारा स्ट्रेंथ ज्यादा। जहां पे कुछ फैक्टर बदलेगा वहां पे मैं बता दूंगा कौन से फैक्टर आते हैं। दैट वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड इनटू इट्स गैसियस एटम। ठीक है, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल को उसको गैसियस एटम में तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, मैंने बताया था बॉन्ड एनर्जी तब बोलते हैं जब रिलीज होती है, एंथैल्पी तब बोलते हैं जब तोड़ा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। एज द साइज इंक्रीजेस ओवरलैपिंग एरिया डिक्रीजेस, हेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्लियर? तो पहला फैक्टर हो जाएगा साइज। क्लियर है? सेकंड फैक्टर जो होता है, सेकंड फैक्टर क्या होता है वो लिखेंगे हम लोग। द सेकंड फैक्टर इज डायरेक्शनल नेचर, सेकंड फैक्टर इज डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, सो डायरेक्शनल नेचर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या होगा समझो, इफ साइज इज कांस्टेंट, इफ साइज इज कांस्टेंट, हाँ तो साइज कांस्टेंट के बाद ही लगाएंगे ये हम लोग। इफ साइज इज कांस्टेंट देन मोर डायरेक्शनल नेचर, स्ट्रॉन्गर ओवरलैप। इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर s ऑर्बिटल देखता हो तो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलॉन्ग x 1/3 है, 1/3 1/3, बराबर है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं p ऑर्बिटल देखता हूं तो p में भले ही x के अलॉन्ग है लेकिन दो लोब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ये 1/2 होगी, 1/2 हो गई, तो एक लोब। अब बॉन्डिंग जब होगी तो बेटा बॉन्डिंग जैसे यहाँ पे अलॉन्ग x एक्सिस हो रही है तो ये तो 1/3 एरिया है ना, 1/3 है। अगर ये भले ही x एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा होगा तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी कर रहा है, एक लोब 1/2। कोई भी एक लोब के साथ ही बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे किसी एक साइड से ही बॉन्ड बनेगा, बराबर है कि नहीं? तो कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी कर रहा है वो, एक एक्सिस के अलॉन्ग 1/3, ये एक एक्सिस के अलॉन्ग मतलब एक लोब के इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, 1/2, बराबर है। सो जितना तुम्हारा डायरेक्शनल नेचर बढ़ेगा, जितना तुम्हारा डायरेक्शनल नेचर बढ़ेगा उतनी ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शनल नेचर, डी इज मोर डायरेक्शनल देन पी इज मोर डायरेक्शनल देन एस इज नॉन डायरेक्शनल। क्लियर है? तो अगर मेरा साइज सेम है, पहली बात क्या होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। तो साइज अगर सेम है सो द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन डायरेक्शनल नेचर। तो जितना डायरेक्शनल नेचर सेम है, ज्यादा है, उतनी तुम्हारी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी। तो जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देना चाहे तो क्या एग्जांपल देंगे, देखो ये मैं मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे तुम लोगों को नोट डाउन करना ही है। तो नोट डाउन करने के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग, मोर डायरेक्शनल स्ट्रॉन्गर ओवरलैप। मतलब मान लो कि अगर तुम्हारे पास तुमको देखना है एक 2s ओवरलैप है, एक 2s2p ओवरलैप है और एक 2p2p ओवरलैप है। ठीक है, तो अब देखो साइज क्या है, 2 है और ये भी 2 है, बराबर है। मतलब कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा बताओ, 2 साइज सेम है। इफ साइज इज कांस्टेंट मोर डायरेक्शनल स्ट्रॉन्गर ओवरलैप। यहाँ पे एस है, यहाँ पे sp है और यहाँ पे pp है, मतलब ज्यादा डायरेक्शनल ये हो गया। मतलब व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप, what is strength of overlap, 2p2p stronger than 2s2p stronger than 2s2s. this is what your strength of overlapping. ये क्या होगी तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। इसी थिंग हो गया बेटा, क्लियर है? लेकिन ये फैक्टर कब देखना है, साइज के बाद। पहले फैक्टर हम लोग साइज ही देखेंगे, जितना साइज तुम्हारा छोटा है उतनी ओवरलैपिंग तुम्हारी स्ट्रॉन्गर होगी। क्लियर है? तो अभी आगे की बातें करते हैं इसमें कि जैसे अगर मैं तुमको देना चाहूँ तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। अगर मैं यहाँ पे 3-4 अगर ये कर देता हूँ यहाँ पे
3-4 ओवरलैप बना देता हूँ, है ना। कंपेयर करना है अगर मुझे, तो मैं यहाँ पे 4-5 ओवरलैप बना देता हूँ और मुझे उनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रेंथ वाइज। सो क्वेश्चन लिखेंगे, कंपेयर फॉलोइंग ओवरलैपिंग अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, और हमारे पास ओवरलैपिंग अगर दिए है, कौन से ओवरलैप दिया है, चलो मान लो हमारे पास है अलग अलग ओवरलैपिंग। 1s 1s है, कौन सा है 1s 1s, 1s 1s है, 2s 2s है, 1s 1s है, फिर 1s 1p है, 1s 2s है, 1p तो होता नहीं है, 1s 2p है, फिर 2s 2s है, फिर 2s 2p है, 2p 2p है, फिर 2s 3s है, 2s 3p है, 3s 3s है, 3s 3p है, 3p 3p है ना। ये ओवरलैप है। सपोज मान लो ये ओवरलैप दिया है हमको, और अभी हमको इनको स्ट्रेंथ वाइज अरेंज करना है, स्ट्रेंथ वाइज, है ना, स्ट्रेंथ। तो बेटा सबसे पहला फैक्टर क्या देखना है, साइज। तो साइज किसका कम है सबसे ज्यादा, 1, तो 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2। तो साइज में देखना है, तो सबसे कम क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब 1 1 में क्या करोगे, 1 1 में एक ही है तो हो गया सबसे कम। सो 1s 1s इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैप। अब क्या करोगे, 1 2 वाला स्ट्रांग हो जाएगा। अब 1 2 1 2 है, अब 1 2 1 2 के बाद क्या करोगे तुम लोग, जितना डायरेक्शनल नेचर ज्यादा उतना ओवरलैप स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे एस, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी आ गई, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्गर हो गया, 1s 2p स्ट्रॉन्गर देन 1s 2s। करेक्ट है। आगे की बात करते हैं, फिर ये 2s 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3, 3 3 वाले सबसे लास्ट, 2 3 वाले उनके पहले, और सबसे पहले कौन आएगा 2 2। अब 2 2 में जितना डायरेक्शनल नेचर ज्यादा उतना स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप ज्यादा, मतलब 2p स्ट्रॉन्गर देन 2s 2p स्ट्रॉन्गर देन 2s 2s स्ट्रॉन्गर देन, फिर 2p 3s में देखते हैं 2s 3s 2s 3p। साइज सेम है 2 3 2 3, डायरेक्शनल नेचर इधर p में ज्यादा आ रहा है, मतलब क्या आ जाएगा 2s 3p स्ट्रॉन्गर देन 2s 3s। करेक्ट है। 3 3 में क्या आ जाएगा 3p 3p 3s 3p एंड 3s 3s। समझ में आ गई बात। तो दिस इज व्हाट योर ओवरलैप। क्लियर है, समझा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो ऐसे ही अगर तुम लोग कंपेयर कर दो, जैसे HF है, HF में ये 1s और ये 2p, HCl 1s 3p, HBr 1s 4p, HI 1s 5p। बताओ साइज बदल रहा है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैप कौन सा होगा, HF। यही देख लिया था हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, डेल्टा EN के एप्लीकेशन में, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, HF स्ट्रॉन्गर देन HCl स्ट्रॉन्गर देन HBr स्ट्रॉन्गर देन HI। क्लियर है, समझ में आएगी नहीं बात, क्योंकि साइज बदल रहा है। इसे हो गया बेटा, क्लियर। ओके, नाउ विल सी। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो मतलब अभी के लिए तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग बॉन्ड एनर्जी पढ़ेंगे, बॉन्ड एनर्जी, तब वहां पे फिर से लिखेंगे। सो बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्गर द ओवरलैप, स्ट्रॉन्गर द ओवरलैप, हायर द बॉन्ड एनर्जी। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी एनर्जी तोड़ने के लिए ज्यादा लगेगी। अब क्या होता है, जैसे तुमको क्वेश्चंस आएंगे इसलिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज हम लोग जब बॉन्ड पैरामीटर डिस्कस करेंगे तब ये सब टॉपिक डिस्कस करते ही हम लोग। जैसे अगर तुम बोलोगे सर ये तो सही बात है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ, देखो जैसे अगर मैंने फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बनाया, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बनाया, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लियर है, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो फ्लोरीन फ्लोरीन में क्या ओवरलैप होगा, 2p 2p ओवरलैप होगा। क्लोरीन क्लोरीन में क्या होगा, 3p 3p ओवरलैप होगा। क्लियर है। तो अब होता क्या है, तुम बोलोगे सर फ्लोरीन फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर होना चाहिए बिकॉज साइज कम है, बराबर है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक फैक्टर डोमिनेट करता है, कौन सा, लोन पेयर का।
कि ये फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है, जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो फ्लोरीन के ऊपर क्या है, 3 लोन पेयर है, तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत डोमिनेट कर जाएगा। कौन सा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन between lone pair increases, therefore bond strength decreases, मतलब फ्लोरीन में कौन ज्यादा तुम्हारा स्ट्रॉन्गर होता है? क्लोरीन में क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे देखो, फॉर नाउ आई विल गिव यू वन बेसिक, है ना। तो फ्लोरीन में कौन स्ट्रॉन्गर होता है? फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन। वैसे तुम लोग जब ऑक्सीजन की बात करते हो और सल्फर की, तो जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनता है कहीं पे भी, तो अगर कहीं पे ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बना दिया मैंने, देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो एक बॉन्ड यहाँ पे किसी का और के साथ बना होगा, किसी और के साथ बना होगा। तो जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर कितनी लोन पेयर बच रही है? 2 लोन पेयर। ठीक है, तो छोटा साइज होने की वजह से फिर से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन और सल्फर में कौन स्ट्रॉन्गर होता है? सल्फर। फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन स्ट्रॉन्गर होता है? क्लोरीन। वैसे ही सेम केस विद द नाइट्रोजन फास्फोरस। क्लियर है? फास्फोरस में क्या हो जाएगा तुम्हारा? फास्फोरस नाइट्रोजन के ऊपर भी जब नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, और ये 2 बॉन्ड किसी और के साथ बन जाएगा, तो नाइट्रोजन में क्या हो जाती है? एक लोन पेयर बच जाती है। क्या बच जाती है? लोन पेयर। तो फिर से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब कौन स्ट्रॉन्गर हो गया? फास्फोरस। ठीक है, और अब जब तुम लोग कार्बन पे आते हो, कार्बन पे देखो, कार्बन पे जब आएंगे हम लोग, कार्बन और सिलिकॉन, तो अब क्या होता है? कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन गया, तो बेटा कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर बची है क्या? नहीं है। वैसे सिलिकॉन के ऊपर लोन पेयर नहीं बची है, तो यहाँ पे लोन पेयर का फैक्टर आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे लोन पेयर का फैक्टर नहीं आएगा, इसलिए कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? कार्बन। तो कार्बन स्ट्रॉन्गर देन सिलिकॉन। लेकिन ये तुम्हारा चेंज हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं, देखो इनके बीच में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो अभी फिर से देखो पीरियड में जा रहे हैं, तो ऐसे साइज क्या होता है? कम होता है। तो साइज ऐसे कम होगा, तो हमारा फैक्टर क्या बोल रहा है? साइज कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। तो बेटा फ्लोरीन का साइज कम है, लेकिन फिर से क्या आ रहा है? इन वाले सेकंड पीरियड वाले में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? लोन पेयर का रिपल्शन। इसके ऊपर कितने लोन पेयर आते हैं? 3। इसके ऊपर कितने लोन पेयर आते हैं? 2। इसके ऊपर 1, और इसके ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा हो जाता है तुम्हारा? कार्बन। मतलब कार्बन स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रोजन, स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन, स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरीन। क्लियर है? लेकिन अगर तुम लोग नीचे चले गए, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन में, तो क्लोरीन में जब आ गए तुम लोग, क्लोरीन में आ गए, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइज बढ़ गया, तो यहाँ पे लोन पेयर का फैक्टर डोमिनेट नहीं करता है, और फिर ऑर्डर क्या मिलता है हमको? हियर द ऑर्डर दैट वी आर गेटिंग विल बी फास्फोरस, जितना साइज छोटा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, तो ये मिलेगा। समझ में आया? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इसके भी पे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने तुमको बोल दिया। जैसे एक ऐसे एग्जांपल दे देता हूं मैं तुमको। देखो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो। बॉन्ड स्ट्रेंथ का तो कैसे लिखोगे? देखो कार्बन सेकंड शेल का, ये भी सेकंड का, तो ये 2-2 ओवरलैप हो जाएगा, ये 2-2 ओवरलैप हो जाएगा, ये 2-2 ओवरलैप हो जाएगा, और ये 2-3 ओवरलैप हो जाएगा। सल्फर कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? 3rd, उसकी वैलेंस शेल 3rd होती है, तो ये 2-3 से बिलोंग कर रहा है। तो देखो 2-2 वाले सबसे स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, तो सबसे वीकर कौन सा हो जाएगा? 2-3 वाला। क्लियर है? अब इन तीनों में बात करोगे, तो अब इन तीनों में कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, बराबर है। अब जब ये डबल बॉन्ड की बात आई बेटा, डबल बॉन्ड आई मतलब ये जैसे इसके ऊपर लोन पेयर होती होंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, कुछ भी लोन पेयर नहीं है, नो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फैक्टर। तो क्या फैक्टर लगाओगे? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसा साइज क्या होता है? कम, और जितना साइज कम उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन, फिर कार्बन नाइट्रोजन, और फिर कार्बन। ठीक है, ये ऑर्डर मिल जाएगा तुमको। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर है? अंडरस्टूड? इतनी हो गया बेटा? समझा है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो दैट्स हाउ वी विल कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऐसे हम लोग ओवरलैपिंग से कंपेयर कर सकते हैं, और एक वैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखो कार्बन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो चार्जेस नहीं आएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस, कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल माइनस, कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस। यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो ये ज़्यादा खींचेंगे तो और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर होगा। इसलिए कार्बन ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्गर देन कार्बन सल्फर, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 3 के बीच में ओवरलैप हो रहा है। तो पहला फैक्टर हमारा क्या होगा, साइज का। बस ये तुम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहो यहाँ पे। ये हम लोग बॉन्ड एनर्जी में बेटा फिर देखेंगे कि ये पूरा कैसे होता है, ठीक है। इस कंप्लीट ग्रुप का भी ऑर्डर देखेंगे। वैसे तो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में लिख के दिया था मैंने, क्या होता है ऑर्डर, Cl2 F2 Br2 I2, Cl2 Br2 F2 और I2, ये ऑर्डर होता है तुम्हारा। क्लियर है? दैट विल डिस्कस इन द बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है, जब बॉन्ड एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो फॉर नाउ हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे कोई लोन पेयर का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो लोन पेयर का फैक्टर तुम्हारा सेकंड पीरियड में ही होता है। कौन से पीरियड में होता है, सेकंड पीरियड में। क्लियर बात, अंडरस्टूड। सो दैट्स हाउ वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप, दैट्स हाउ वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। सो कौन कितना स्ट्रांग होता है वो हम लोग देख लिए हैं। तो अभी तक हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करें, वैसे हम लोग पाई बॉन्ड की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं पाई बॉन्ड बनाता हूं बेटा, तो पाई बॉन्ड कौन बनाती है, p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल, है ना। तो p पाई p पाई p पाई d पाई और d पाई d पाई, है कि नहीं। तो अभी देखो सबसे पहला फैक्टर साइज ही होता है। अगर मैं बात करता हूं 2p पाई 2p पाई, ठीक है, 2p पाई 3p पाई एंड 3p पाई 3p पाई, पाई बॉन्ड है। तो क्या स्ट्रांग होना चाहिए बताओ, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये 2 है, ये 2 3 है और 3 3, मतलब ये ऑर्डर होना चाहिए मेरा। क्लियर है कि नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग का। उसको हम लोग देखते भी है, देखो ये साइज छोटा है, बराबर है, ये साइज छोटा है, ये 2p ले लेते हैं, ये भी 2p ले लेते हैं। कैसे हो जाएगा, मतलब अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। क्लियर है, ये ओवरलैपिंग एरिया बढ़ेगा तुम्हारा। 2p 3p में क्या हो जाएगा, ये 2p ये 3p, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। ये 2p 3p ओवरलैप, और 3p 3p का कैसे होगा, ठीक है, ये 3p 3p का, ये तुम्हारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे कैसे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। तो एज द साइज इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेस। ये तो हम लोगों ने PP 2p 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 3p 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 की बात कर ली है, ठीक है। अब और एक कंपैरिजन देखते, देखो अगर मैं बात करता हूं 2p पाई 3p पाई और 2p पाई 3d पाई, तो देखो साइज सेम है, साइज सेम है। यहाँ पे p पाई है, यहाँ पे p है, यहाँ पे d है। कौन ज्यादा डायरेक्शन होती है, d ज्यादा डायरेक्शन होती है। सो देखो अगर p पाई ये देखते हो तुम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2p पाई और ये 3p पाई, और ये हो जाएगी 2p पाई 2p पाई 3d पाई 2p 3d 2p 3d। मतलब जब हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, बराबर है। लेकिन ये ऑलरेडी इंक्लाइंड है, ऑलरेडी इंक्लाइंड है, या इंक्लाइंड है क्या, नहीं है, तो ये ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। So due to inclined nature of d orbitals, p pi d pi bond is stronger than p pi p pi, बराबर है। 2p pi 3d pi नंबर में मेंशन कर देता हूं क्योंकि साइज सेम होना चाहिए। 2p pi 3d pi
स्ट्रॉन्गर देन 2p पाई 3p पाई। क्लियर है? तो अभी अगर मुझे ये ऑर्डर लिखना है इनको मिला के, तो मैं कैसे ऑर्डर लिखूंगा? देखो देखो मैं पूरा एक ऑर्डर बना दे रहा हूँ बेटा। तो अभी तक क्या ऑर्डर बना हमारा? सबसे स्ट्रॉन्गर तो 2t होगा, 2p पाई सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। सबसे स्ट्रॉन्गर क्या होगा? 2p पाई। सो 2p पाई स्ट्रॉन्गर देन 2p पाई 3d पाई। करेक्ट है? स्ट्रॉन्गर देन 2p पाई 3p पाई स्ट्रॉन्गर देन 3p पाई। क्लियर है? ये मिला है अभी तक पाई बॉन्ड का ऑर्डर हमको। अभी और एक बचा है, कौन सा? p पाई d पाई। तो अभी p पाई d पाई भी देख लेते हैं। तो p पाई d पाई में क्या आ जाएगा? p और d आ जाएगा। सो p और d की बात करते हैं, p पाई d पाई हो गया हमारा, तो dd आ जाएगा। dd में देखते हैं, देखो ये 3p पाई 3d पाई, ठीक है। ये 3d पाई 3d पाई, क्लियर। और एक यहां पे बना देता हूं, ये 3p पाई 3p पाई। बताओ ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर किस में है? डी में है। सो सबसे यहाँ पे दोनों डी है, यहाँ पे दोनों p है और यहाँ पे एक p है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा? 3d पाई स्ट्रॉन्गर देन 3p पाई 3d पाई स्ट्रॉन्गर देन 3p पाई। क्लियर है? समझे? तो उसको भी यहाँ पे हम लोग अगर डाल देते तो हमारा पूरा एक ऑर्डर बन जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा? 2p बिकॉज साइज सबसे कम है। 2p पाई स्ट्रॉन्गर देन 2p पाई 3d पाई स्ट्रॉन्गर देन 2p पाई 3p पाई। साइज पहला फैक्टर आया, अब डायरेक्शनल, फिर 3d पाई स्ट्रॉन्गर देन 3d पाई 3p पाई स्ट्रॉन्गर देन 3p पाई। ये हो गया। और भी आगे बात कर सकते हो। ये हम लोगों ने सेकेंड और थर्ड की बात कर ली है। सो अंडरस्टूड है बेटा? क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। कैसे ओवरलैपिंग होती है और उनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है। क्लियर है? सो वी हैव डिसाइड। तो देखो जब पाई बॉन्ड बनता है तो ये 3p पाई की स्ट्रेंथ काफी कम है, जबकि 2p पाई की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। और अगर बॉन्ड एनर्जी में देखा था हम लोगों ने, तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो था वो फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से वीकर है। तो अभी हम लोग वही कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे तुम लोगों को मैंने अब कुछ मैं पूछूंगा तो तुम लोग सोचना दिमाग में, हाँ ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, होता है नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, होता है तो क्यों होता है। वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ चीजें। देखो 10th तक हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो उसी का अभी हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हम लोगों ने ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ देखी है, इसके बिहाफ पे हम लोग बातें करेंगे बेटा अभी। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर होगा साइज और सेकंड फैक्टर होगा डायरेक्शनल नेचर। साइज कम स्ट्रेंथ ज्यादा, और साइज सेम तो जितना डायरेक्शनल नेचर ज्यादा उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा। ओके, सो नाउ इफ यू टू टॉक अबाउट, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा C2 सॉलिड एग्जिस्ट और नॉट, सॉलिड में C2 एग्जिस्ट करेगा या ना, एग्जिस्ट और नॉट, तो आवर आंसर विल बी C2 कभी एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट। C2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट। तो कार्बन एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। अगर मैं ऐसे बोलूं, सर देखो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसने शेयर कर लिए और ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो ये होना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं अपन ने। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता है, तो वही देखेंगे हम लोग। अगर मुझे C2 बनाना है बेटा, C2 तो एक कार्बन और एक कार्बन, इसका वैलेंस कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2
2p2, 2s2 2p2, तो फिर हमको क्या लिखेंगे 2s2 2p2, 2s2 2p2। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम लोग, इसको एक्साइट कर देते हैं। अगर मुझे 4 बॉन्ड बनाना है तो यहां से यहां एक्साइट कर देंगे 2s से 2p में, विद इन द शेल ही एक्साइटेशन पॉसिबल होता है। सो 2s से हम लोग यहाँ पे एक्साइट कर दिए तो 4 अनपेड हो गए, बराबर है, या इसके पास भी 4 अनपेड, चलो मान लेते हैं 4 अनपेड हो गए। ठीक है, इसके पूरे डाउनवर्ड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी वो खुद को अरेंज कर ही सकते हैं। 4 अरेंज, तो ये s हो गई, ये px ला लेते हैं, ये py, ये pz, s px py pz। तो बेटा अगर चलो मैंने मान लिया कि अगर x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, x, इफ x इज INA, x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, बराबर है। तो एक कार्बन, ये पहले कार्बन के px है, ये py, ये pz। ठीक है, वैसे ये दूसरा कार्बन, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, x है, ये y है और ये z है। अब देखो उनके SS में है, तो अगर मैं बोलता हूँ x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये जो PP है, px ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, मतलब px दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, ये सिग्मा बना दिया। ये py ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, तो py क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। और ये pz ये क्या बना देंगे, pz पाई बॉन्ड। मतलब अभी तक तुम लोगों ने C ट्रिपल बॉन्ड C बनाया, बट नाउ S और S का ओवरलैप पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, बिकॉज इसके अलॉन्ग ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब SS कोई भी एक्सिस के अलॉन्ग आ सकता है क्या, नहीं। और SS पाई बॉन्ड बना सकता है, SS क्या बना सकता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। तो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड अगर बन चुका है तो SS ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल, SS ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। Hence, it is not possible to form 4 pi bonds, 4 bonds between carbon atoms. समझ में आया? SS ओवरलैप पॉसिबल होगा क्या, नहीं, बिकॉज ऑलरेडी x एक्सिस के अलॉन्ग कौन आ गया, px आ गया, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया ना। तो बेटा अगर और तुम लोग S को लाते हो तो रिपेल करेंगे, मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो SS का ओवरलैप, SS डज नॉट ओवरलैप, SS ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, सो SS ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे SS ओवरलैप पॉसिबल होता है क्या तुम्हारा, नहीं पॉसिबल होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो C2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट, तो C2 सॉलिड एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? देखो इन लोगों ने ऐसे एक्सप्लेन करना चाहे तो इन्होंने सिग्मा बनाया, इन्होंने पाई बनाया, इन्होंने पाई बनाया। बेटा ये ओवरलैप हो रहा है क्या, ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई C2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट, C2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट। C2 सॉलिड कभी एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं C2 वेपर की बात करूं, किसकी बात करूं, वेपर, इफ आई विल टॉक अबाउट C2 वेपर, अगर मैं C2 वेपर की बात करता हूं, C2 वेपर का मीनिंग होता है बेटा कार्बन जो होता है तुम्हारे पास, कार्बन है ना, कोई भी कार्बन का कोई भी एलोट्रॉप लो, है ना, ग्रेफाइट ले लेते जैसे, और उसको तुम लोग हाई टेम्परेचर पे लेके जाओ, बहुत हाई टेम्परेचर पे, सच दैट कि उसके वेपर बनना चालू हो जाए। तो C2 वेपर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, कार्बन जो वेपर में होता है वो एग्जिस्ट करता है, C2 वेपर एग्जिस्ट करता है, C2 सॉलिड नहीं करता। C2 क्या एग्जिस्ट करता है, वेपर। और C2 वेपर जब एग्जिस्ट करता है तब उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं। कितने बॉन्ड्स होते हैं, 2 बॉन्ड्स। बट C2 वेपर एग्जिस्ट, C2 vapor exists and between carbon atom, between carbon atoms
देर आर 2 पाई बॉन्ड्स, देर आर 2 पाई बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड। सिग्मा होता है क्या? नहीं। और ये कौन से थ्योरी के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, सबसे लास्ट टॉपिक होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो C2 वेपर एग्जिस्ट करता है, बिटवीन कार्बन एटम देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर? तो अभी हम लोग ऐसी कुछ बातें डिस्कस करते हैं बेटा, जो डायरेक्टली सवाल आते हैं जिनके ऊपर और रीजंस पूछा जाता है, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो N2 एग्जिस्ट, P2 डज नॉट। इनफैक्ट P2 अगर एग्जिस्ट नहीं करता, फास्फोरस का P2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? P4 सॉलिड एग्जिस्ट, P4 सॉलिड। P4 कैसे एग्जिस्ट? नाइट्रोजन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस में होता है, तो फास्फोरस कहां पे होता है? सॉलिड में होता है कि नहीं? है तो दोनों एक ही ग्रुप के, लेकिन ये N2 बनाता है और ये P4 बनाता है। ऐसा क्यों? देखो कन्फिग्रेशन से जाएंगे हम लोग। N2 बनाने के टाइम पे अगर मैं देखता हूं तो 2s1 2s2 2p3 2s2 2p3, मतलब अगर मैं N2 बनाने की बात करूं तो देखो, अगर X आयन है, X आयन है, इफ X आयन है, क्लियर है, तो ये Px Px, चलो ये Px Py Pz, Px Py Pz, तो ये Px Px क्या बनेगा? सिग्मा। Py Py पाई, Pz Pz पाई, तो n n सिग्मा, n n पाई, n n पाई, और ये लोन पेयर बच गई। तो यहाँ पे जो सिग्मा बना वो 2p 2p से बना है, पाई बना वो 2p 2p से बना है, और ये पाई बना ये भी 2p 2p से बना है। सो सिग्मा की बात कर लेते हैं, सिग्मा तो बनना ही है, सिग्मा बॉन्ड तो एक बॉन्ड तो बन ही सकता है। जो पाई बॉन्ड्स है उनका नेचर क्या है? 2p पाई 2p पाई, ठीक है, उनका नेचर क्या है? 2p पाई 2p पाई, बराबर है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन अगर मैं P2 बनाने जाऊंगा, P2 P ट्रिपल बॉन्ड P, तो PP सिग्मा बनेगा, और बाद में जो पाई बॉन्ड बनेगा इसका कन्फिग्रेशन क्या है? 3s2 3p3, तो ये 3px 3py और 3pz। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे उनका नेचर क्या होगा? 3p पाई 3p पाई, वेरी वीक, मतलब हम लोगों ने स्ट्रेंथ में देखा था तो 3p पाई 3p पाई सबसे कमजोर थे, तो उनमें एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। सो 3p पाई 3p पाई वेरी वीक, हेंस डज नॉट फॉर्म, बहुत वीक हो गए, इसलिए P2 एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। जबकि फास्फोरस में हम लोगों ने एक बार डिस्कस करी थी अभी, कौन सी? NN सिंगल बॉन्ड और PP सिंगल बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्गर है? PP सिंगल बॉन्ड। NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन PP सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई सिंस NN single bond is weaker than PP single bond, NN single bond is weaker than NN single bond is weaker than PP single bond, and N triple bond N is stronger than P triple bond P. N2 exists, P2 does not, and here P4 exists, P4 exists, N4 not, ठीक है। तो नेचर में P2 P4 होता है और N2 होता है, क्या होता है? P4 होता है और N2 होता है। तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, दैट इज 2p पाई ओवरलैप होता है इसलिए, और यहाँ पे फास्फोरस सिंगल होता है इसलिए वो सिंगल बनाता है। तो फास्फोरस होता कैसे? देखो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है P4 का, P4 इज लाइक P4 है ना, तो इसके शेप कैसे होगा बेटा? तुम लोग यहाँ पे VSE पेयर 3 नहीं लगा सकते हो, ठीक है, अगर लगा सकते हो, लगाना होगा तो कैसे करोगे? 5 4 20, फास्फोरस के बैलेंस में 4 आते हैं, लेकिन एक ही, मतलब यहाँ पे हर कोई सेंट्रल एटम ही है, एक दूसरे से लगा हुआ है कि नहीं, तो इसको VSE पेयर 3 तो लगाएंगे नहीं, तो कैसे बनाएंगे? इसका शेप जो होता है वो ऐसे होता है। हर फास्फोरस के पास कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। 5 में से उसको कितने चाहिए? 3 चाहिए। 5 में से कितने चाहिए? 3 चाहिए, तो 3 3 शेयर करेगा। तो देखो ये एक फास्फोरस है, इसके साथ एक शेयर किया, इसके साथ एक शेयर किया, इसके साथ एक शेयर किया, 3 हो गए, एक लोन पेयर बच गई। इसने भी इसके साथ एक शेयर किया, इसके साथ एक शेयर किया, एक लोन पेयर बच गई।
इसने इसके साथ एक हो गया, इसके साथ एक शेयर किया, लोन पेयर लोन पेयर, तो ये होता है बेटा P4 टेट्राहेड्रॉन होता है। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट नो सेंट्रल एटम, आंसर इज P4। सेंट्रल में कोई ये है क्या, सेंटर में कोई सेंट्रल एटम है क्या, नहीं है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर इसका मैं एकदम 3D स्ट्रक्चर बनाऊं तो यही 3D स्ट्रक्चर है तुम्हारा, कैसे दिखेगा देखो, ये नीचे एक बेस बना है और ऊपर एक फास्फोरस का पिरामिड बना है, ऐसा होगा P ठीक है। देखो कैसे, फास्फोरस 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 फास्फोरस, ये बॉन्ड्स नहीं होते हैं, या मैंने ऐसे ड्रॉ करने के लिए बताया। ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये नीचे का बेस बना तुम्हारा पिरामिड का, देखो ये बेस बना है, अब ये तुम्हारा पिरामिड बन रहा है, और ये बना पिरामिड, ठीक है। दिस व्हाट योर P4, और हर फास्फोरस के ऊपर क्या हो गई, एक लोन पेयर, और हर फास्फोरस के ऊपर क्या हो गई, एक लोन पेयर, हर फास्फोरस के ऊपर क्या हो गई, एक लोन पेयर, यहाँ पे क्या आ गई, एक लोन पेयर। समझ में आया? सो देखो बेसिकली फास्फोरस अगर बनाते हो तो ऐसे दिखेगा तुमको, ऐसे if you are going to see that molecule, what you are finding about phosphorus, it is a 3,1 case, so about each phosphorus it is pyramidal, about each phosphorus it is pyramidal, but overall it is what, overall it is what, overall it is tetrahedron, where there is no central atom, where there is no central atom, when there is no central atom, ठीक है। आई विल शो यू कि एग्जैक्टली वो P4 का मॉलिक्यूल तुमको दिखेगा कैसे। हाउ डज इट लुक लाइक इन अ 3D में कैसे दिखेगा, तो देखो एक फास्फोरस है, इससे लगा है ये दूसरा, अब ये और बाकी दो से लगा रहेगा, चलो एक इसको लगा देते हैं, एक लगा है, हर कोई एक दूसरे से लगा हुआ, देखो ये इससे भी लगा है, इससे भी लगा है, इससे भी लगा है, ठीक है। तो इसको मैं इससे भी लगा देता हूं, और एक बचा है इसका, तो इससे भी लगा दिया इसको। एक दो तीन इसके हो गए, अच्छा देखो, सो इट अपीयर लाइक दिस, और इसको मान लो लोन पेयर है, इसको क्या मान लो, लोन पेयर है, जो मैं बना रहा हूँ ये लोन पेयर कंसीडर कर लो तुम लोग, जो व्हाइट वाली ले रहा हूँ वो लोन पेयर है। समझ में आ रहा है? देखो दिस व्हाट योर फास्फोरस, ठीक है, ये है बेटा तुम्हारा पिरामिड नीचे का, तीन फास्फोरस ये बेस पे है और एक ऊपर, और ये हर किसी के है लोन पेयर। तो देखो ओवरऑल ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन है, ओवरऑल क्या है, टेट्राहेड्रॉन, बट अबाउट ईच फास्फोरस देखो 3,1 की केस है, तो अबाउट ईच फास्फोरस इट इज अ पिरामिडल,
अबाउट ईच फॉस्फोरस इट इज पिरामिडल। इफ यू आर लोइंग, अगर तुम लोग देखो तो हम लोगों ने एंगल क्या पढ़ा था बेटा, एसपी, ये ईपी इक्वल टू 4 के केस में एंगल क्या होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट, और एक लोन पे आती है तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा एंगल होगा क्या, नहीं होगा। देखो क्यों, ये एंगल जो है ये क्या बन रहा है तुम्हारा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो 1 2 3 और नीचे एक 4, तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ही वही तुम्हारे 4 फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो P4 इज अ स्ट्रक्चर, P4 इज हैविंग, P4 में क्या हो जाएगा, देयर आर 4 फेसेस, इट इज अ टेट्राहेड्रॉन where it is a P4 has a tetrahedral geometry, tetrahedron structure, tetrahedral geometry, ठीक है, where no central atom and all phosphorus atoms are oriented to the vertex of tetrahedron, about each phosphorus it is pyramidal, हर फॉस्फोरस के अबाउट क्या है, पिरामिडल। हर फॉस्फोरस की बात करता हूं, देखो हर फॉस्फोरस के अबाउट 1 2 3 लोन पेयर, 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 ये लोन पेयर है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉस्फोरस। ओवरऑल क्या है, ये टेट्राहेड्रॉन, कैसे भी देखो इट इज अ टेट्राहेड्रॉन मॉलिक्यूल। एंड हाउ मेनी एंगल्स आर हियर इन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बेटा बहुत रिएक्टिव होता है। एंगल्स की बात करोगे तो ऐसे कितने टेट्राहेड्रल एंगल है, एक मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 1 2 3 4, देयर आर 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, बराबर है। मतलब ये एंगल क्या हो गया, पी 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 पी, और इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब एंगल कितना होना चाहिए 60 का, तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल, तो ऐसे कितने ट्रायंगल है तुम्हारे पास, 4। सो देयर आर 12 पी 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 एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, 12 एंगल्स ऑफ पी 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 60 डिग्री। कितने बॉन्ड्स है, देयर आर 6 बॉन्ड, एजेस जो है टेट्राहेड्रन के, देयर आर 6 PP बॉन्ड्स, 6 PP बॉन्ड्स, समझ में आया, 6 PP बॉन्ड्स, क्लियर। और आगे जाके और एक चीज पढ़ोगे तुम लोग, जैसे मैंने बताया था EP2 है तो SP, EP3 है तो SP2, EP4 है तो SP3। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस एटम कितना है, EP 1 2 3 4, हाइब्रिडेशन ऑफ फॉस्फोरस एटम इज SP3। क्या होता है, SP3 हाइब्रिडेशन, ठीक है, SP3 अगर देखा जाए तो, सो इट इज SP3 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर बेटा, इज ओके, समझिए बात। सो इट इज SP3 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर, डन, ठीक है। अगर बोला जाए, लेकिन ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं इन चीज को, अभी जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट योर फॉस्फोरस इज अ टेट्राहेड्रॉन, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉस्फोरस एटम। हम लोगों ने फॉस्फोरस की बात करी है, C2 सॉलिड की बात करी है। अब हम लोग एक लास्ट डिस्कस करते हैं आज के दिन का, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं O2 और H2 की, जैसे हम लोगों ने N2 की बात करी है, N2 और P2 एग्जिस्ट नहीं करता, सेम बात करेंगे O2 और H2 में। O2 ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 2s2 2p4, बराबर है। दूसरे ऑक्सीजन का भी 2s2 2p4, तो देखो अगर मैं बोलता हूं X आयन है, आयन क्या है X, तो ये जो है आयन क्या है X, और ये इसको बोल लेता हूं Px, इसको Py, Px Py, तो ये सिग्मा ये पाई, मतलब O सिग्मा O पाई, 2 लोन पेयर बच गई है, क्लियर है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का नेचर क्या है, 2p पाई 2p पाई, पाई बॉन्ड का नेचर क्या है 2p पाई 2p पाई, क्लियर है। लेकिन अगर मैं आगे की बात करता हूँ, S2 की बात करता हूँ, S2 ये भी ऐसा होगा। सल्फर का कन्फिगरेशन क्या होता है 3s2 3p4,
तो अगर इसका पाई बॉन्ड बनाने जाओगे तुम, इसका अगर पाई बॉन्ड बनाने जाओगे ये, तो ये कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा? 3p पाई 3p पाई। ये बहुत वीक होता है, वेरी वीक, बनेगा ही नहीं, तो बनता ही नहीं है, तो एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। हेंस S2 डज नॉट एग्जिस्ट, S2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट। ये कैसे एग्जिस्ट करता है फिर? और इसलिए हम लोगों ने बात करी थी SS स्ट्रॉन्गर देन O सिंगल बॉन्ड, करेक्ट है, वेयर एज OO डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन SS डबल बॉन्ड, ठीक है। SS सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन O सिंगल बॉन्ड, बट SS डबल बॉन्ड इज वीकर देन O डबल बॉन्ड, क्लियर। तो इसलिए जो सल्फर होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? एसेट इन अ क्राउन शेप। कौन से शेप में? क्राउन शेप में। ऐसे होता है S S, ऐसे होगा बेटा हर सल्फर एटम, ठीक है, क्राउन शेप। दो बॉन्ड बना दिए, दो लोन पेयर, मतलब अबाउट ईच सल्फर ये क्या हो जाएगा? बेंट। अबाउट ईच सल्फर इट इज बेंट। एंगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। क्या ज्योमेट्री हो जाएगी? एंगुलर। ईपी वाली केस नहीं लगा सकते तुम लोग, ईपी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहां पे। ईपी वाला लगा सकते हैं क्या? नहीं। सो अबाउट ईच सल्फर इट इज एंगुलर। हर सल्फर के अबाउट क्या हो जाएगा? एंगुलर। क्लियर है? इज एनीथिंग अंडरस्टूड बेटा? तो ये कौन सी केस है तुम्हारी? अबाउट इस सल्फर 2,2। जैसे फास्फोरस में 3,1 की केस थी, वैसे सल्फर में क्या हो जाएगी? 2,2। मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, ये भी ऐसे ही है तुम्हारा। यहां पे क्या हो रहा है? इसको हटा देता हूं, दो दो बनते जा रहे तुम्हारे बस। हर कोई दूसरे से दो, मतलब दो ये कर रहा है कि नहीं? अगर मैं, मेरे पास आइटम्स नहीं है तो मैं 4 वैलेंसी के दूसरे लगा देता हूं। तो जैसे ये तो ऐसे ऐसे बनेगा तुम्हारा क्रॉन शेप जो बनेगा, हर जो है उसे एंगुलर रहने का कोशिश करेगा, एंगल पे आए, एंगल पे आए, क्रॉन शेप, ठीक है। इट इज लाइक दिस क्रॉन शेप, ठीक है। जो होता है ना किंग, किंग के ऊपर जो क्रॉन होता है, दैट इज लाइक, तो देखो ऐसे हर इसमें एंगुलर है, ठीक है, हर इसके अबाउट एंगुलर है और दो लोन पेयर है। अभी लोन पेयर मैंने दिखाया नहीं, सो दिस विल बी योर सल्फर। हर के अबाउट ऐसे 2,2, जैसे वाटर होता है ना, वाटर, वाटर को एक मान लो यूनिट, तो ऐसे होगा। इस सबके सब सल्फर एटम ही कंसिडर कर लो तुम लोग। तो दिस व्हाट योर क्राउन शेप, ठीक है, क्लियर है। सो दिस व्हाट योर एसेट। तो एसेट सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, एसेट सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, समझ में आई बात। तो S2 एग्जिस्ट करता है क्या? S2 सॉलिड, S2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई S2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज 3p पाई इज वीकर। क्लियर है, समझ में आ गई। तो क्या क्या बातें करी हम लोगों ने डिस्कस। C2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट, C2 वेपर में एग्जिस्ट करता है, C2 वेपर में एग्जिस्ट करता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर N2 एग्जिस्ट। व्हाई N2 एग्जिस्ट? बिकॉज N2 में 2p पाई बॉन्ड बनते हैं दो। P2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो P2 का फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? P4 के जैसे एग्जिस्ट करता है। फिर सल्फर, सल्फर क्या होता है तुम्हारा? S2 नहीं करता है, क्या बनाता है? एसिड। मतलब यहाँ पे अगर तुम लोग डिस्कस करोगे बेटा, तो यहाँ पे कैटेनेशन टेंडेंसी की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे किसकी कैटेनेशन टेंडेंसी ज्यादा है? ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की कैटेनेशन टेंडेंसी ज्यादा है। फास्फोरस और सल्फर में किसकी ज्यादा है? सल्फर, इसलिए एसिड बनाता है। व्हाट इज कैटेनेशन टेंडेंसी? कैटेनेशन टेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ इटसेल्फ एज वेल एज अदर्स। खुद के साथ बॉन्ड बनाना या बॉन्ड बनाते बनाते रिंग या चेन बनाना, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बात करता हूं तो फास्फोरस P4 बना रहा है,
सल्फर S8 बना रहा है, बराबर है, तो जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तभी तो बना सकता होगा, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा कैटेंशन टेंडेंसी तो वैसे कार्बन की होती है, कार्बन के बाद फिर आ गया तुम्हारा सल्फर, सल्फर के बाद बोल सकते हो फास्फोरस, समझ में आया। दिस इज व्हाट योर कैटेंशन टेंडेंसी ऑर्डर। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जो सिंगल बॉन्ड की एनर्जी होती है वो काफी कम होती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड की एनर्जी काफी कम होगी। समझ में आ रही बात है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसको हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं कहाँ पे? बॉन्ड एनर्जी के टॉपिक में, ठीक है बेटा, क्लियर है। सो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस हमारा रोक देते हैं, ठीक है, डिस्कशन। नेक्स्ट इसमें हम लोग जाएंगे और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, अभी समझते जाएंगे हर एक ओवरलैपिंग को। अभी तक हम लोगों ने देखा, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस करी है? डायटोमिक। अभी तक मैंने O2 लिया है, H2 है ना, अभी तक भी डायटोमिक में ही बात कर रहे हैं, O2, N2, HF, HCl, जो भी क्या है डायटोमिक। अब तक हम लोग पॉलीएटॉमिक डिस्कस नहीं किए, क्योंकि पॉलीएटॉमिक में बेटा हाइब्रिडेशन का प्रिंसिपल आ जाएगा, तो वहीं पे हम लोग को एंटर करना है हाइब्रिडेशन प्रिंसिपल में थ्रू पॉलीएटॉमिक स्पीशीज। ओके, सो वी आर कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर, डन फॉर द डे, थैंक यू।